हेलो फ्रेंड्स। हेलो। कैसे हो आप लोग? कोरोना में सब लोग ठीक होंगे। कोरोना लॉकडाउन 3.0 जो चल रहा है, सब लोग अब घर में थोड़े थोड़े परेशान भी होने लगे होंगे। पर कोई नहीं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए ही हैं, हमें सुरक्षित रखने के लिए। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। आज का हमारा टॉपिक है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसके सारे प्रोविजंस, ऑल इम्पैक्ट्स हमने आगे की स्लाइड्स में रखे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। कैसे हैं आप? तो आइए स्टार्ट करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। हमेशा की तरह और पिछले जो एक्ट हमने किए हैं उनको एक बार ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा, एक बार पढ़िएगा। जब हम पीछे का रिवाइज़ करते हैं तब हमको आगे का ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। और जितने भी नए एक्ट बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं या तो पीछे के कुछ प्रोविजंस को रिपील करके बनते हैं, या उनके कुछ अमेंडमेंट्स के साथ बनते हैं, उनमें कुछ ऑल्टरेशन के साथ बनते हैं, या कुछ नए प्रोविजंस आते हैं जो कि रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम पीछे के एक्ट्स को रिवाइज़ कर लेंगे तो वो सारी चीज़ें हमको बेहतर समझ में आ पाएंगी। इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को भी हमने अलग अलग 5 डिविजन्स में डिवाइड किया है। पहला डिवीज़न है बैकग्राउंड। तो हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो हमने पिछले एक्ट में भी बताया था, उसके पिछले एक्ट में भी बताया था कि इन एवरी 20 ईयर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी का चार्टर को रिन्यू करती थी। तो जो लास्ट चार्टर एक्ट आया था वो 1833 में आया था, एंड 20 ईयर कंप्लीट्स इन 1853। तो 1853 में अगला चार्टर लाना था, इसलिए ये 1853 का चार्टर एक्ट लाया गया। तो पहला ग्राउंड ये है कि इट वाज द लास्ट चार्टर एक्ट पास्ड फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर नहीं दिया गया। इससे आप समझ जाइए कि नाउ ब्रिटिश पार्लियामेंट इज गोइंग टू कंट्रोल इंडिया इन एवरी मैनर। अगली बात जो है वो ये है कि इस चार्टर एक्ट में कंटिन्यूएशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया कि हम कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, हम कितने दिन और कंटिन्यू करेंगे, यानी कंटिन्यूएशन पीरियड की बात नहीं की गई। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं रीज़न कि अगर चार्टर एक्ट लाए तो इसके रीज़न क्या था। तो सबसे पहला रीज़न मैं आपको बता दिया कि लास्ट चार्टर एक्ट के रिन्यू करने के लिए। और दूसरा रीज़न ये था कि चार्टर एक्ट 1853 में एक्सपायर हो रहा था, इन 20 ईयर्स वो एक्सपायर हो जाता था। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रोविज़न सेक्शन। तो पहला प्रोविज़न जो है उन्होंने ये बताया कि जो भी इंडियन टेरिटरी होगी, यानी जो जिस पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल है, वो सारी की सारी टेरिटरी विल रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ कंपनी ओनली, जब तक पार्लियामेंट डायरेक्ट नहीं करती। यानी पार्लियामेंट अगर कोई ऑर्डर पास कर देती है तो बात अलग है, जब तक पार्लियामेंट ऑर्डर पास नहीं करती तब तक ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के कंट्रोल में ही रहेगी। दूसरा प्रोविज़न आपको याद होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम पहले एक्ट से पढ़ रहे हैं ये क्या है। और इवन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इज एस्टेब्लिश्ड साइमल्टेनियसली विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है पहले हमने देखा था कि 24 इन नंबर हुआ करते थे। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में 24 को कम करके कर दिया गया 18, और उन 18 में भी 12 मेंबर वर अपॉइंटेड बाय द क्राउन, यानी क्राउन उनको अपॉइंट करेगा, ये मैंडेटरी हो गया। और इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि क्राउन धीरे धीरे इंडिया में किस तरीके से अपना कैप्चर, अपना पावर, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। ये प्रोविज़न अपने आप में इस बात को बताता है। चलिए हम अगले प्रोविज़न की तरफ चलते हैं। अगले प्रोविज़न में कहा गया कि अभी तक हमने देखा जब पहला एक्ट बना 1773 का, तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। फिर उसके बाद हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया। एक प्रेसिडेंसी थी हमारे पास, बंगाल प्रेसिडेंसी। तो उस बंगाल प्रेसिडेंसी का भी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से हो सके, वहाँ पर चलाने के लिए वहाँ का खुद का एक गवर्नर मिल सके, इसके लिए इस एक्ट में एक प्रोविज़न किया गया कि सेपरेटली गवर्नर फॉर द बंगाल प्रेसिडेंसी अपॉइंट किया जाएगा, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से सेपरेट होगा। उसमें यह भी कहा गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये पावर दिया जाता है कि जब तक गवर्नर का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, यानी टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज नॉट हैपनिंग, तब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं, और ताकि वहाँ का काम, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस चल सके। अगली बात उन्होंने ये कही कि जो बंगाल, अब इसमें क्या हुआ कि जब उन्होंने पावर दे दिया तो
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मिल करके एक लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर द बंगाल प्रेसिडेंसी अपॉइंट किया इन 1854। और मज़ेदार बात यह है कि गवर्नर ऑफ बंगाल 1912 तक अपॉइंट ही नहीं किया गया, भले पावर मिल गया बट दे डिडंट यूज़ देयर पावर टू अपॉइंट गवर्नर ऑफ बंगाल। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से ही काम चलाते रहे। अगली बात उन्होंने ये भी कहा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होंगे वो चाहें तो अगर उनको ऐसा लगता है तो वो न्यू प्रेसिडेंसी यानी बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे के अलावा कोई प्रेसिडेंसी की अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कोई ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश एम्पायर का धीरे धीरे इंडिया में एक्सपेंशन हो रहा था, एरिया बढ़ रहा था, तो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप नई प्रेसिडेंसी भी बना सकते हो। और जब तक आपकी नई प्रेसिडेंसी नहीं बनती तब तक आप लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट कर सकते हो। उन्होंने 1859 तक कोई भी प्रेसिडेंसी या नई प्रेसिडेंसी या नई प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट नहीं किया, बट इन 1859 दे अपॉइंटेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर द पंजाब विच इज़ कंसिडर्ड एट न्यू प्रेसिडेंसी। सो नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट प्रोविज़न। नेक्स्ट प्रोविज़न थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, इसको याद रखिएगा। अभी तक हम देख रहे थे कि उन्होंने पहले गवर्नर जनरल इन काउंसिल में 4 मेंबर लाए, फिर हमने देखा कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल में 1 मेंबर को कम कर दिया गया, 3 मेंबर हो गए। फिर हमने देखा कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल में 1 मेंबर को लाए पर उसको नॉमिनल पावर दिए गए, फिर हमने देखा उसको थोड़े ज़्यादा पावर दे दिए गए। अभी हम देख रहे हैं कि जब उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नंबर को 18 किया तो 18 करते ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अब हम एक काम करेंगे कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल होगी, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होगी उसमें 12 मेंबर्स होंगे। कितने मेंबर होंगे? 12। इसको आप याद रखिएगा। 1 मेंबर होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो खुद कमांडर इन चीफ, उसके अलावा वो 4 मेंबर जो हमेशा से चले आ रहे हैं जो कि काउंसिल के मेंबर होंगे। उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पहली बार हम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कुछ करते हुए देख रहे हैं। अगली बात थी रेगुलर जज फॉर द सुप्रीम कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट का जो भी रेगुलर जज हो अदर देन चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो भी वहाँ पर मेंबर रहेगा। एक नई चीज़ देखने को मिली वो ये थी कि जो हमारी प्रेसिडेंसीज थी कौन कौन सी, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस इज एक्चुअली द पंजाब एंड गुजरात वाली प्रोविंस, तो राजस्थान वाली प्रोविंस। तो इस प्रोविंस से रिलेटेड कोई भी प्रेसिडेंसी होगी तो वहाँ से एक एक मेंबर लेकर के आएंगे जो कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन करेगा इन प्रेसिडेंसीज का। वो कंपनी का सर्वेंट होगा जिसका कम से कम 10 इयर्स का सर्विंग टेन्योर मिनिमम होगा, यानी कि कम से कम 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो कंपनी में जॉब करने का, जिसको ये पता हो प्रेसिडेंसी में क्या होता है क्या नहीं होता, क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं। तो आप इस बात को याद रखिएगा। 12 मेंबर्स होंगे। हम एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। नाउ गवर्नर जनरल ऑफ इंडियाज काउंसिल विल कंसिस्ट ऑफ 12 मेंबर। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सेकेंड कमांडर इन चीफ, थर्ड 4 गवर्नर जनरल काउंसिल मेंबर्स, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रेगुलर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट or other member those who are having 10 years of experience as for serving in the company. Those who belongs to the Bengal presidency, Madras presidency, Bombay presidency and Northwestern presidency. Now next, 6th provision. अभी हमने 1833 के एक्ट में हमने देखा कि गवर्नर जो चार्टर एक्ट आया था 1833 का, उसमें ये कह दिया गया था कि जो इंडियंस होंगे दे विल आल्सो टेक पार्ट इन द एग्जामिनेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। पर कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट इज़ अ रॉन्ग वर्ड, कंपनी ने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन लिया। तो ऑब्जेक्शन के कारण 1833 के चार्टर एक्ट में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। बट इन 1853 उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है, नाउ all the person are authorized to take part in the ICS services examination those who belongs to India। ये अच्छा एक इंडिया के लिए एक अच्छा था कि इंडियंस भी अब ICS में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट इसका एक डिफेक्ट भी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उन्होंने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को न्यू न्यू प्रेसिडेंसी कॉन्स्टिट्यूट करने का भी पावर दिया, जो हमने पहले डिस्कस किया। उसके चलते उन्होंने कुछ नई
प्रेसिडेंसी बनाई, जैसे असम, सेंट्रल प्रोविंस एंड बर्मा, ये 3 नई प्रेसिडेंसीज बनाई गई। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑल्सो एम्पावर्ड टू नॉमिनेट वाइस प्रेसिडेंट फॉर द काउंसिल, काउंसिल में वो वाइस प्रेसिडेंट किसी को भी बना सकते थे। उसके बाद उन्होंने ये भी मैंडेटरी कर दिया कि जितने भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स होंगे उसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एसेंट लेना जरूरी होगा, लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ लाती है, कोई भी कुछ भी लाती है, तो उसमें आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एसेंट लेना कंपलसरी है। जब तक आप उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एसेंट नहीं लोगे, आपका एक्ट नहीं माना जाएगा, इट विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ओवर इंडिया। सेम उन्होंने यहाँ पे भी यही किया कि गवर्नर जनरल की एसेंट लिए बिना कोई भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल एक्ट नहीं बनेगा। तो ये थे सारे प्रोविजंस। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज इम्पैक्ट सेक्शन। क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा? सबसे पहली बात तो ये थी कि कंपनी के पावर्स को हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। क्यों? कहीं कंपनी किसी करप्शन में लग जाती है, कहीं कंपनी के लोग ट्रेड में लग जाते हैं। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला कि कंपनी के पावर को कम किया जाए। तो पहला इम्पैक्ट तो ये हुआ। दूसरे इम्पैक्ट की बात, दूसरी चीज़ हमको ये समझ में आई कि क्राउन जिस तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन के पंजे भारत पर बढ़ा रहा था, क्राउन जिस तरीके से अपनी पकड़ भारत पर मजबूत कर रहा था, उससे एक चीज़ समझ में आई कि नाउ कंपनी इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग टाइम। ज़्यादा समय तक कंपनी राज नहीं करने वाली है, ये चीज़ हमको समझ में आई। हमने पहली बार ये भी देखा है कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज सेपरेटेड। इसके पहले हमने देखा था एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी फंक्शन को सेपरेट किया। उसके पहले हमने देखा कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ काउंसिल सेपरेट किया। उनने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के भी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया। उन्होंने इसके बाद एक और, हम आगे भी उसके इम्पैक्ट देख रहे हैं, तो हमने देखा कि इट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारे यहाँ पे इंडियन सिस्टम है पार्लियामेंट्री फॉर्म का, उसकी नींव कहीं ना कहीं, उसकी जो प्लिंथ है, उसका जो बेस है, कहीं ना कहीं 1853 के चार्टर एक्ट में रखा गया। मैंने अभी आपको पिछले प्रोविजन में भी बताया कि प्रेसिडेंट की एसेंट लेना कंपलसरी, जैसे हमारे यहाँ है वैसे ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से हो गया था। पहली बार हमने ये भी देखा कि लोकल रिप्रेजेंटेशन भी लाया गया, यानी प्रेसिडेंसी से रिप्रेजेंटेशन लेकर के आया गया। कहाँ पे? गवर्नर जनरल काउंसिल में। गवर्नर जनरल काउंसिल में भी उन लोगों की बात रखी जाए जो नीचे प्रेसिडेंसीज में काम करते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि मद्रास के और बॉम्बे के जो गवर्नर्स थे उनकी तो पावर पहले ही ख़त्म कर दी थी। नाउ कुछ भी अब उनके पास करने को बचा नहीं था। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं नाउ डिफेक्ट्स की तरफ। जब हम डिफेक्ट देखते हैं तो मैंने आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि आईसीएस के एग्ज़ाम में इंडियंस पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ये तो 1833 के चार्टर में ही दे दिया गया था, बट और ड्यू टू ऑब्जेक्शन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। 1853 में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, बट देयर इज़ अ डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या है? अरे मैं आपको ये बोल दूं कि आपके पास राइट है कि भैया मैं आपको ये राइट प्रोवाइड कर दूं कि आपके पास राइट है कि आप एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो तो ठीक है, बट मैंने आपको राइट तो दिया, पर राइट देने के बाद आपको इतने ज़्यादा हर्डल्स दे दिए कि उससे कोई ख़ास फ़ायदा निकल करके नहीं आएगा। यानी इन बड़े अमाउंट में लोग आईसीएस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो हमने देखा कि आईसीएस एग्ज़ाम की परमिशन तो मिली, बट एग्ज़ामिनेशन का सिलेबस ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग होगा और सेंटर भी ब्रिटेन में होगा, यानी वहीं जाओ। अब हर किसी की हैसियत नहीं थी वहाँ एग्ज़ाम देने जाने की, इसलिए जिनकी हैसियत थी वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाते थे। सेंट्रलाइजेशन बिकेम द कॉज ऑफ कंप्लीट एक्सप्लॉयटेशन। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये हर जगह हम देखेंगे कि किस तरीके से जहाँ जहाँ सेंट्रलाइजेशन होता है वहाँ नीचे की आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुँच पाती है, स्लो डिसीजन मेकिंग होती है और बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं और वो एक्सप्लॉयटेशन के कारण भी बनते हैं और कई बार प्रोटेस्ट के कारण भी बनते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इट वॉज द लास्ट चार्टर एक्ट। इस यहाँ तक आप रिवाइज़ कीजिए।
टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कीजिए। इससे रिलेटेड नोट्स आपको चाहिए हैं, आप नोट्स के लिए हमसे कांटेक्ट कीजिए। वी विल प्रोवाइड यू ऑल द नोट्स, हम आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ हम आपको ऑल इंडिया बेसिस की टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू। आज हमने आज का टॉपिक ख़त्म किया है। इससे रिलेटेड नोट्स या टेस्ट सीरीज़ जो ऑल इंडिया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है, अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए। उससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, क्या हमको नहीं बन रहा है, क्या इसमें हमको क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ों की जानकारी हमको पता चलती है। तो आप हमारे नंबर 9424357515 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़िए, जीवन में तरक्की पाइए। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए।